वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की नागरिक शास्त्र को। ठीक है, तो जो कि आज हमारा चैप्टर क्या होने वाला है, सत्ता की साझेदारी। ठीक है, आज इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर कैसा है, इसको पढ़ेंगे। इसका फुल चैप्टर आपको यहाँ पर एनालिसिस मिलेगा। क्लास 10th की आपकी ये, इसको आज थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। और ये सेक्शन आपका क्या है, 24-25 का है। इसको हम क्या करेंगे, पूरा अध्ययन करेंगे, जो कि पार्ट 1 वीडियो है। इसके बारे में फिर आगे जो इसमें टॉपिक है उसको थोड़ा सा देखेंगे। पहले इसमें समझ लेते हैं सत्ता की साझेदारी क्या है। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब ये है, आप या तो एक दूसरे देश से भी हो सकता है, एक दूसरे गांव से भी हो सकता है। इस तरीके से मतलब एक दूसरे के प्रति व्यवहार या प्रेम, यही आपकी क्या होती है, साझेदारी होती है। ठीक है, सत्ता तो राजनीति में आ जाती है और यही सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में होती है, बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में होती है। तो ये क्या कहलाती है, आपकी सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो इसमें हमारा चैप्टर में दिया क्या क्या हुआ है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें परिचय दिया हुआ है और किसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारा परिचय दिया हुआ है ये किसके बारे में दिया है, तो अध्याय में थोड़ा सा इसका परिचय है, देख लेते हैं परिचय में क्या है। क्या करा है, इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। मतलब ये कह रहा है कि हम उस लोकतंत्र को, मतलब की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू की गई थी। ठीक है, पिछले साल मतलब चैप्टर में ये कह रहा है, इसके हिसाब से हम इसको बता रहे हैं। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग में सीमित नहीं होती थी। विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका से बीच की दूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या बता रहा है, और ये कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो लोकतंत्र होता है, विधायिका होता है और ये न्यायपालिका होता है, ये सारे कामकाज के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार कर आगे बढ़ाएंगे। और ये कह रहा है कि पहले अध्याय में जो, मतलब कि पहले जो हमारे अध्याय हैं, ये इंट्रो दिया हुआ है, इसमें ये कह रहा है कि इसके बारे में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। यही सारी चीज़ें आपके परिचय में इसमें दिया हुआ है, आप एक बार देख के इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे चलता हूँ, जो कि हमारा पॉइंट क्या है, बेल्जियम और श्रीलंका। ठीक है, ये दो दो देश ऐसे हैं, इनकी मतलब कि साझेदारी कैसे है, क्या इनका रिस्पॉन्स रहा, उसको थोड़ा सा हम देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो ये है बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका, तो सबसे पहले देख लेते हैं बेल्जियम के बारे में, फिर बाद में पढ़ेंगे हम श्रीलंका के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या करा, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। जो मतलब कि देखो, बेल्जियम है ये कहाँ का है, यूरोप का छोटा सा एक क्या है, देश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। ठीक है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। तो आपको क्वेश्चन पता चला कि ये जो बेल्जियम है ये कहाँ का है, यूरोप का एक छोटा सा देश है, जो कि क्षेत्रफल से हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ से लगती हैं, क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, और कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया कि इसकी सीमाएं, मतलब कि बेल्जियम की सीमाएं कहाँ कहाँ से लगती हैं। ठीक है, तो सीमाएं जो हैं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समार्ग से लगती हैं। ये 4 जगह हैं, यहाँ पर इसकी क्या लगती हैं, सीमाएं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। ठीक है, किसकी, बेल्जियम की जो आबादी है ये क्या है, 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी के करीब आधी है। ठीक है, हरियाणा के करीब की क्या है, आधी है। इस छोटे से देश में समाज जातीय बुनावट बहुत जटिल है। समाज की जो जातीय बुनावट क्या है, बहुत जटिल है। क्वेश्चन को समझना, देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिंग इलाके में रहता है। ठीक है, मैं इसको अभी क्लियर कर देता हूँ कि आपको कौन कौन सा इलाका कहाँ पर है। अभी जब आप मैप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है कि देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा, 59%, ठीक है, फ्लेमिंग इलाके में रहता है और डच बोलता है। ठीक है, डच भाषा बोलता है। और शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं, और मतलब कि जर्मन बोलते हैं, जहाँ राजधानी ब्रुसेल्स है। मतलब कि यहाँ बेल्जियम की राजधानी जो जर्मन, यहाँ की क्या राजधानी है, ब्रुसेल्स है। और यहाँ 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग क्या, डच भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे क्या करा है,
अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। कौन? ये हमारे फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से क्या ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। शिक्षा का शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति में नाराजगी थी कि इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। ठीक है, मतलब कि एक प्रकार से ऐसा है, अगर एक दूसरे के प्रति हम देखें ना क्या चीज़ें हो रही हैं, तो एक दूसरे के प्रति झगड़ा और बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, तो तनाव इसमें बढ़ने लगा एक दूसरे के प्रति। मतलब कि जो ज़्यादा संख्या में लोग भाषा बोलते थे, एक दूसरे का सहयोग नहीं करते थे, बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई। ठीक है, इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। ठीक है, और इन दोनों के टकराव का कहाँ पर दिखा? ब्रुसेल्स में। और ये क्या है? राजधानी। ठीक है, यह एक विशेष तरह की समस्या थी और ये एक अलग प्रकार की ही समस्या थी। अलग प्रकार की समस्या मतलब समझ ही सकते हैं आप कैसी समस्या। डच बोलने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन की समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत थे। ठीक है, अब देखो, डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से मतलब अपेक्षाकृत ज़्यादा थे। डच बोलने वाले जो डच भाषा बोलते थे वो उनकी संख्या में क्या थे? ज़्यादा थे। और जो फ्रेंच बोलने वाले थे उनकी संख्या कम थी और वो धन में समृद्ध थे। मतलब कि उनके पास धन बहुत सारा था और ये कम संख्या में थे। और डच बोलने वाले इनकी संख्या बहुत थी और ये मतलब कि निर्धन, मतलब इतना भी ज़्यादा इनके पास पैसे नहीं थे या वो सारी चीज़ें नहीं थी जो ये अपने आप में पर्याप्त मात्रा में इसको समझ ले सकें कोई भी चीज़ें। ठीक है, आइए इस स्थिति को तुलना में के एक देश से करें। मतलब कि कोई एक देश है, देश से करने के श्रीलंका से। ठीक है, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ आबादी करीब 2 करोड़ की, यहाँ की जो आबादी कितनी है? 2 करोड़, यानी हरियाणा के बराबर दक्षिण एशिया के अन्य देशों की जातीय समूहों के लोग हैं। और यहाँ पर जातीय समूहों के कई लोग हैं। समूह सामाजिक रूप से सिंहलियों का है। मतलब कि यहाँ जो समूह रहता है किनका है? सिंहलियों का। ठीक है, कहाँ पे? श्रीलंका पे। यहाँ पर कई जातीय लोग रहते हैं, तो उसको भी मैं अभी डिस्कस करूँगा। जब दोनों का आप मैप देखेंगे तो सारी चीज़ें आप इसमें समझ जाएंगे। ठीक है, जिनकी आबादी कुल संख्या की 74% है। और टोटल जो भी हमारे सिंहलीय लोग, मतलब कि इसमें जो रह रहे हैं श्रीलंका में, सिंहलीय लोग जो रह रहे हैं इनकी आबादी कितनी है? 74% है। फिर तमिल का नंबर आता है जिनकी आबादी कुल 18% है। और फिर इसमें तमिल का भी नंबर आता है, यहाँ पर तमिल लोग भी रहते हैं और वो उनकी संख्या कितनी है? 18% है। ठीक है, तमिल में भी 2 समूह के श्रीलंकाई मूल होते हैं और एक भारतीय तमिल। ठीक है, यहाँ पर 2 प्रकार के तमिल हैं, जो कि है पहला तमिल जो है वो श्रीलंकाई तमिल है, दूसरा तमिल जो है वो भारतीय तमिल है। वो ऐसे होता है कि जैसे यहाँ पर कोई काम किया इन्होंने, ठीक है, और फिर वहाँ से मतलब कि भारत से लेके गए वहाँ काम करने के लिए और वहीं पर वो बस गए, तो इनको क्या कहा जाता है? भारतीय तमिल। और जो वहाँ पर प्रॉपर रह रहे थे उनको ये सारी चीज़ें दी गई। ठीक है, यहाँ पर आप मैप देख पा रहे होंगे बेल्जियम के अनुसार सामुदायिक और क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कैसे क्या इसमें समझना, आप थोड़ा सा दिक्कत ना हो। ठीक है, ब्रुसेल्स, देखो ब्रुसेल्स क्या, ये हमारी क्या है? ब्रुसेल्स की राजधानी है। जो बीच में छोटा सा भाग आपको दिख रहा है ये ब्रुसेल्स की राजधानी है। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ये जो रेड कलर सा है, यहाँ पर जितने भी लोग भाषा बोलते थे, कौन सी भाषा बोलते थे? फ्रेंच भाषा बोलते थे। ठीक है, और यहाँ पर ये जो वाला मतलब कि पीला वाला भाग है, येलो वाला, तो इसमें क्या बोलते थे? डच भाषा बोलते थे। यहाँ के लोग डच भाषा बोलते थे। ठीक है, और यहाँ के फ्रेंच ये भाषा बोलते थे। और बचा कुचा बीच में ये तो राजधानी थी। और देखो इसमें जर्मन भाषी कौन थे? अभी अभी जस्ट पढ़ा कि भाई डच वाले भी थे, डच भाषा बोलने वाले भी थे, है ना, और यहाँ पर फ्रेंच भाषा भी बोलने वाले थे। अब डच भाषा बोलने वाले कौन थे? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, यहाँ पर इतने में इसके अंदर में आपको दिख रहा है ना, ये वाला भाग थोड़ा थोड़ा सा, यहाँ पर जो लोग रहते थे ये कौन सी भाषा बोलते थे? जर्मन भाषा। ठीक है, तो भाई इसमें फ्लेमिंग जो है, फ्लेमिंग में तो पता चला कौन सी भाषा चलती थी? डच भाषा ही चलती थी।
है ना। और ये जो रेड वाला भाग है यहाँ पर कौन सी भाषा चलती थी, फ्रेंच भाषा चलती थी। और ये राजधानी तो है ही यहाँ की, ठीक है। और ये वाले भाग में जो यहाँ पर ये इतना भाग है यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती थी, जर्मन भाषा बोली जाती थी, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो ये इसमें क्या कह रहा है, तमिल जो 13% और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों के काम के लिए भारत से लाए गए थे, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि तमिल दो प्रकार के यहाँ पर हैं श्रीलंका में। तमिल कितने प्रकार के, दो प्रकार के। जो वहाँ के लोग हैं वो 18% है, और जो भारतीय तमिल है वो कितने परसेंट है, 13% है। हिंदुस्तानी जो औपनिवेशिक शासनकाल में, यानी कि पहले के शासनकाल में बागानों के काम के लिए कहाँ, भारत से लाए गए, ठीक है। भारत से लाए गए किनको, भारतीय तमिलों को। और फिर वो लोग क्या वहाँ पर बस गए, कहाँ, श्रीलंका पे। लोगों की संतान मौजूदा श्रीलंका में नक्शे पर गौर करें तो पाएं कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं, ठीक है। ये जो मतलब कि मैप के हिसाब से बताया जा रहा है, अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं। और देखो इसमें क्या कह रहा है, अभी 84% लोग सिंहली भाषा बोलने वाले थे, मतलब कि वहाँ श्रीलंका पे, है ना। और तो ये जो सिंहली भाषी हैं, ये जो सिंहली भाषा बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा क्या है, अधिकतर क्या है, बौद्ध हैं। और जबकि तमिल भाषी लोग कुछ हिंदू हैं। और जो तमिल भाषी बोलते हैं वो कुछ लोग क्या हैं, हिंदू हैं, ठीक है। वो कुछ लोग क्या हैं, हिंदू हैं। और कुछ मुसलमान भी हैं, और कुछ मुसलमान भी हैं। अब इसका भी मैप मैं आपको दिखाऊंगा अभी, कितने लोग हिंदू हैं, कितने लोग बौद्ध हैं, कितने लोग तमिल, मतलब कि ये सारी चीजें आपको अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है, और वो सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो इसमें ईसाई लोग भी हैं, और उनका हिस्सा कितना है, 7%। 7% उनका हिस्सा है। मान लो कि 100 व्यक्तियों में से 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो ईसाई हैं, ठीक है। और ये भाषा कौन सी बोलते हैं, तमिल और सिंहली दोनों भाषाओं का ये प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या में बल फ्रेंच भाषा और जर्मनी भाषी लोग अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में, मतलब कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या हो सकता था। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या में बल पर फ्रेंच भाषी लोग, ठीक है। वहां पर सब अपने अपने पे लगे हुए थे, कैसे हमको क्या करना है भाई, हमारे भाषा के लोग ज़्यादा हैं तो हमें मतलब कि ज़्यादा अधिकार मिलना चाहिए। और वो बोल रहा है कि हमारी भाषा के लोग कम हैं तो क्या हमें अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई, थोड़ा सा और आगे इसमें देखते हैं और फिर समझते हैं, ठीक है। इसके बीच की लड़ाई और बढ़ती जाती, और इसमें बीच की लड़ाई क्या है, और बढ़ती जाती, एक दूसरे को काटते मारते यही सब चलता उसमें, ठीक है। संभव था इस देश में, मतलब कि इस देश को क्या कर दिया जाता, बांट दिया जाता, इससे देश क्या हो जाता, बढ़ जाता। अगर इस तरीके से झगड़ा होता तो मान लो कि घर पे बंटवारा हो जाता है ना, कोई एक की बात नहीं सुनता, कोई दूसरे की बात नहीं सुनता। तो इस तरह में क्या बोलते हैं कि एक काम करो, आधा आधा बांट दो, और हम अपना काम करेंगे, तुम अपना काम करो। तो इस तरीके से देश में भी हो सकता था। मान लो किसी की भाषा को लागू नहीं किया जा सकता था, तो उसकी भाषा को वो क्या करते कि तुम हमारा एक अलग राज्य या हमारा अलग एक देश बना दो, जितने भी हम सारे ये शब्द भाषाओं को बोलने वाले हैं एक साथ हो जाएंगे, तुम अपनी भाषा में चले जाना, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता था, देश बढ़ जाता। और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते, और जो ब्रुसेल्स है वहां पर क्या होते, दोनों अपने अपने पक्ष का दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था, और श्रीलंका में सिंहली आबादी मतलब सिंहली भाषा बोलने वाले वहाँ पे लोग ज़्यादा थे, है ना। और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। और वो लोग क्या कर सकते थे, मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। मान लो कोई राज्य हमने बना दिया, तो हमने उनको बोल दिया कि भाई तुम अगर 15% हो, 20% हो तो आप यहाँ पर रहो, और वो 84% के आसपास हैं तो वो लोग रहेंगे। तो मान लो वहाँ की सरकार उनको बना भी दी, तो अगला जो 84% है वो उनको दबा करके या बहुत सारी चीजें उनके साथ अत्याचार करेगा, बहुत सारी चीजें उनके साथ करेगा, है ना।
तो ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं कि मतलब कि छोटे को बहुत ज़्यादा सताया जाता है, ठीक है। अब क्या करें, आइए अब देखते हैं कि असल में दोनों देशों में क्या हुआ था, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं, मैप में देखते हैं कि इन दोनों देशों के बीच हुआ क्या था और उनको भी समझते हैं वो कैसे है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा-सा एक और देख लेते हैं, नहीं तो पहले हम मैप देख लेते हैं। मैप थोड़ा-सा देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो सिंहली भाषा के लोग कौन-कौन से हैं। तो सिंहली भाषा के लोग जो इसमें पीला-पीला भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला ये सारे जो पीले-पीले भाग दिखाई, जहाँ तक ये पीला भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सिंहली वाले मतलब कि कितने परसेंट अभी दिखाई दे रहे थे इसमें? 84% थे, 84% के आस-पास। कितने 80% है ना? 80% के करीब थे ये लोग, है ना? 80 या 84 के करीब ये लोग थे। और श्रीलंकाई तमिल जो थे, श्रीलंकाई तमिल कौन है? श्रीलंकाई तमिल ये हैं, ये वाले। ये जो हैं ये क्या हैं? श्रीलंकाई तमिल। भाई अभी भारतीय तमिल और श्रीलंकाई तमिल तो दोनों थे, है ना? ये और भारतवंशी तमिल कौन है? भारतवंशी यहाँ पर भारतवंशी तमिल है। यहाँ पर ये जो ग एक कलर और दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन-कौन से लोग रहते हैं? भारतीय तमिल। और यहाँ पर कौन-कौन से हैं? श्रीलंकाई तमिल। और यहाँ पर थोड़ा-सा भी भाग है जो भारतीय तमिल का है, ठीक है? और यहाँ पर श्रीलंकाई तमिल। और बचा ये जैसे कुछ हमारे पास ये भाग बचा और ये भाग बचा, ये वाला बचा, है ना? ये सारे इस तरीके से इसमें कुछ भाग से बचे हुए हैं, है ना? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, बहुत सारी जगहों पर थोड़े-थोड़े भाग में दिया हुआ है ना? ये सारी जगहें छूटी हुई हैं। तो यहाँ पर कौन लोग रहते थे? यहाँ पर मुस्लिम लोग रहते थे, ठीक है? यहाँ पर क्या रहते थे? मुस्लिम लोग रहते थे, है ना? तो ये आपने मैप में देखा तो आपको समझ में आई चीज़ें कि कैसे क्या हो सकती हैं, कैसे क्या इसमें हुआ था, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? अब इसके बाद थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, ठीक है? इसमें ये कह रहा है कि 1956 में एक कानून भी बनाया गया था और वो कानून क्या था उसको भी देखते हैं। 1956 में कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार कर दिया गया। जो तमिल भाषा बोलने वाले थे उनको क्या कर दिया? दरकिनार कर दिया गया और सिंहली भाषा बोलने वाले को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। मान लो कि वहाँ पर वही सिंहली भाषा चलती थी, तो ऐसा तो है नहीं कि बस वही भाषा को हम लागू करें। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि वहाँ अनेक प्रकार की भाषाएँ बोलते हैं, तो सबको अपनी-अपनी भाषाएँ बोलने का अधिकार। तो यहाँ पर ज़्यादा लोग जहाँ थे, उनको बोला गया कि भई हम ज़्यादा लोग हैं तो हम अपनी भाषा को हर जगह चलाएँगे। तो ऐसा मतलब कि ये 1956 में पारित ही कर दिया था, घोषित ही कर दिया था राजभाषा, ठीक है? और विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। और विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में, ठीक है, नए संविधान में यह प्रावधान भी था किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। क्योंकि देखो भाई सिंहली बोलने वाले बौद्ध धर्म वाले व्यक्ति थे। सिंहली भाषा जो बोलता था वो क्या करता था? बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को। तो उसमें ये कहा गया कि जो भी सरकार मतलब कि नीति अपनाएगी वो सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वही लोग थे भाई, चुनाव जीतना है, जो भी लोग ज़्यादा होंगे लोग मतलब कि सरकार उसी का सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें हो रही थी, ठीक है। तो एक-एक करके आए और इन सरकारी फैसलों में से श्रीलंकाई तमिल को नाराज़गी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया गया। मान लो इसमें थोड़ा-सा इस तरीके से समझते हैं, एक-एक करके आए। इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिल को नाराज़गी और शासन को लेकर अपने बेगानापन को क्या कहा? बढ़ाने के लिए कहा। भाई ये ऐसा तो नहीं हो सकता है। मान लो कि उस पर छूट दे दी गई तो जो ये भाषा बोलते हैं, मान लो कि क्या करा, एक-एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने, मान लो कोई भी फैसला आता है तो उसमें एक प्रकार से आरक्षण जैसे दे देते हैं कि जो भी सिंहली भाषा बोलता है, जो भी सिंहली भाषा बोलता है तो उसको क्या देते हैं? हम आरक्षण देते हैं, ठीक है। कुछ परसेंट का इसमें क्या देते हैं? आरक्षण देते हैं। तो इसमें जो ये वाले भाषा बोलने वाले लोग थे ये क्या हो गए? गुस्सा हो गए। तो इसमें इस तरीके से इसमें क्या हुई? नाराज़गी और शासन को लेकर इसमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध
धर्म व लंबित सिंहलियों को नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और सांस्कृतिक रूप को लेकर क्या करेंगे, संवेदनशील है। भाई इसमें मैं अभी जस्ट आपको बताया कि जो भी बौद्ध धर्म को अपनाया था, जो भी सिंहली थे, सारे सिंहली बौद्ध धर्म को मानते थे। तो उसमें सरकार को लगा कि अगर हम बौद्ध धर्म को मतलब इसमें साथ देंगे, सिंहलियों का साथ देंगे, तो इनकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो यही सारी नीतियों को ये अपना रहे थे। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियों उन्हें सामान क्या कर सकती हैं, सामान श्रीलंकाई तमिल और राजनीतिक पार्टियां और तमिल भाषा राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वतंत्रता हासिल करने या शिक्षा और बेरोजगार अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। ठीक है, मान लो वहाँ के लोग जो थे इस पे आरक्षण दिया, तो यहाँ पर क्या करें, अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। मतलब कि वहाँ जो लोग कम लोग थे, है ना, मुस्लिम लोग थे और तमिल लोग थे, भारतीय तमिल, और ये सारे लोग मिलकर क्या किया, संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके में स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया और उनकी आबादी को जो मतलब कि एकदम अभी मैप में दिखाया मैं कि जो भी यहाँ पर लोग रह रहे थे, ठीक है, ये वाले भाग में जो भी लोग रह रहे थे, ये अपनी मांगों को पूरा कर रहे थे और इनकी मांगों को क्या किया, पूरा नहीं किया गया। और 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम या सरकार, ठीक है, स्वतंत्र तमिल या सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बनाए गए। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया गया, अनेक राजनीतिक संगठन भी बनाए गए यहाँ सरकार बनाने के लिए। ठीक, श्रीलंका के दो समुदायों के बीच पारंपरिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप दे दिया। और श्रीलंका में दो समुदाय के बीच पारंपरिक अविश्वास अविश्वास मतलब कि कोई विश्वास ही नहीं इनके ऊपर, ठीक है, बड़े टकराव का रूप दे दिया। भाई अगर जो भी जिनको चाहिए अगर वो उनको मिल जाता तो सरकार दोनों की बात मानती, खुश रहती। तो ये सारी चीज़ें तो एक का मतलब मानती थी, दूसरे का नहीं मानती थी। तो इसीलिए इसमें क्या दोनों में अविश्वास हुआ या दोनों भाषाओं बोलने वालों में इसमें टकराव हुआ, घृणा हुई, बहुत सारी चीज़ें इसमें। और यह टकराव गृह युद्धों में पारित हो गया। और यह जो टकराव था ये गृह युद्ध में यानी घर के ही युद्ध में क्या हो गया, पारित हो गया। अपने श्रीलंकाई भाई जो भी लोग थे ये सब आपस में क्या करने लगे, झगड़ा वगड़ा करने लगे, ये सारी चीज़ें। और परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में हजारों लोग मारे जा चुके थे और दोनों पक्षों में क्या हुए, हजारों। भाई युद्ध होगा तो मारे जाएंगे ही, है ना, कोई भी व्यक्ति हो युद्ध करेगा, झगड़ा लड़ाई करेगा तो मार खाएगा, यही तो सीधा सा सिद्धांत है। अनेक परिवार अपने मुल्क में भागकर शरणार्थी बन गए, ठीक है, और अनेक जो है परिवार अपने मुल्क से भाग कर क्या बन गए, शरणार्थी बन गए। मतलब कि अपने यहाँ से भाग करके दूसरे जगह पहुँच गए शरण लेने के लिए, रहने के लिए। ठीक है, और इससे भी कई ज़्यादा लोग की रोजी रोटी चौपट हो गई। और इससे भी ज़्यादा बुरा हाल तो उनका हुआ जिनकी एकदम रोजी रोटी भी चौपट हो गई। आपने पढ़ा कि 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र में पाठ्य पुस्तक पे पहले अध्याय में ये सारी चीज़ें लिखा गया। ठीक है, हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क में के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा हुई। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। अब देखो इसका अंत कब हुआ, 2009 में। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी व्यक्ति थे कि मतलब कि अपनी भाषाओं को, अपनी चीज़ों को लागू करने के लिए एक दूसरे से युद्ध कर बैठे। तो अब इसमें देखो ये तो सारी चीज़ें हो गई, मतलब कि श्रीलंका में इतना सारा मैटर हुआ। ठीक है, अब देखते हैं आगे चैप्टर में बेल्जियम की समझदारी। ठीक है, तो दूसरा अध्याय आपका जो होगा मतलब कि इसी का दूसरा टॉपिक जो होगा बेल्जियम की समझदारी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए